Hi everyone, my name is Gitika Maliwar and I welcome you all to our new channel Mission No Backlog with this new video of Unit 3 SEPM of the subject SEPM. So आज हम लोग SEPM का सब्जेक्ट पढ़ेंगे Unit 3. आई होप आप सभी लोगों के एग्जाम्स बहुत अच्छे जा रहे हैं. मुझे बहुत सारे मल्टीपल जूनियर्स का मैसेज आया कि हाँ उनके एग्जाम्स अच्छे गए हैं. अदर देन दैट जो हम लोगों ने कंपाइलर डिज़ाइन की प्लेलिस्ट बनाई थी उसमें जो वीडियोस थे उसमें से 70 to 80% ऑफ क्वेश्चंस आए थे जो हम लोगों ने पढ़ाया था. तो मेक श्योर कि आज और जो ये प्लेलिस्ट बनेगी SEPM की आप उनके क्वेश्चंस अच्छे से करो. हम नोट्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दे रहे हैं. आप नोट्स अपने खुद के भी बनाइए अपने अकॉर्डिंग, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग जो आपको समझ में आएंगे. एंड जहाँ पे भी जो भी आपको डाउट्स होते हैं आप हमें पर्सनल टेक्स्ट कर सकते हैं. अदर देन दैट आप कमेंट कर सकते हो नीचे. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब. ओके, सब्सक्राइब टू द चैनल. बहुत सारे स्टूडेंट्स आप लोगों ने नहीं किया है. यू नीड टू सब्सक्राइब. नहीं, मैं वेट कर रही हूँ. यू नीड टू सब्सक्राइब. स्किप नहीं करना है एंड यू नीड टू सब्सक्राइब राइट नाउ. ओके, मेक श्योर टू सब्सक्राइब. शेयर कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि हमारा मिशन एकम्प्लिश हो. ठीक है, कि किसी को बैकलॉग ना आए. एंड अदर देन दैट ये 2-3 चीज़ें और आई थी मुझे जूनियर्स की तरफ से. पहली कि क्वेश्चंस आते हुए भी टाइम नहीं बचा. जो होता है 3 आवर्स के पेपर में आपको 5 यूनिट्स बनाने हैं तो टाइम लगता है, आंसर्स बड़े रहते हैं. तो उसकी भी मैं आपको टिप्स बताते जाऊंगी एंड उसका एक सेपरेट शॉर्ट्स निकाल लूंगी मैं 30 to 60 सेकेंड का. एंड अदर देन दैट एक और था कि आंसर राइटिंग कैसे करें, कितने मार्क्स के लिए कितने पेजेस लिखने हैं, कैसे पॉइंट्स बनाने हैं, उसकी टिप्स मैं थ्रू आउट द वीडियो आप लोग को देते जाऊंगी. बट अदर देन दैट एक और उसका शॉर्ट्स, 2 शॉर्ट्स आ जाएंगे. ओके, नाउ फॉर दिस वीडियो आज हम लोग SEPM का यूनिट 3 करेंगे जिसमें मेन 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, टॉपिक्स है. तो 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 2 वीडियोस में कवर रहेंगे, 3 करके. तो अभी इस वीडियो में हम लोग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग, स्कोप डेफिनेशन एंड प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट एंड वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे. तो ये 3 टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो फिर ये इस आज के अभी के वीडियो में हम लोग ये वाला करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में बाकी के 3 क्वेश्चंस कवर होंगे. ओके, सो विदाउट अ फर्दर अडू लेट्स बिगिन दिस यूनिट 3. बट अगेन आई एम टेलिंग यू, सब्सक्राइब नहीं अभी करो. मैं आपको अभी बोल रही हूँ, आप अभी जाके अभी सब्सक्राइब करो. क्या ही करना है, एक बटन पे क्लिक करना है, दैट्स इट यार. वी आर नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग एल्स. जस्ट क्लिक ऑन दैट सब रेड कलर का बटन जो आपको दिखाई देगा डाउन बिलो. ओके, सो लेट्स बिगिन. ओके, तो यूनिट 3 सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग. सो सबसे पहले आता है कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग होता क्या है. सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग इज अ क्रूशियल फेज इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद रखना. It involves defining project goals, determining the scope of work, estimating resources and timelines, creating a roadmap for the project successful completion. The primary purpose of project planning is to ensure that the stakeholders have a clear understanding of the project objective and steps needed to achieve them. Okay, तो कोई भी चीज को हम बनाने से पहले उसको प्लान करते हैं प्रॉपरली, राइट? चाहे वो एक सॉफ्टवेयर हो गया या फिर वो एक इवेंट हो गया. तो आई वांट यू कि इस यूनिट के लिए आप हर एक इसको, हर एक जो मैं बताते जाऊंगी टॉपिक को, आप उसे एक इवेंट से, कोई भी, जैसे कोई भी मैरिज इवेंट हो गई, बर्थडे इवेंट हो गया, एनिवर्सरी हो गई, कोई भी तरीके की इवेंट को आप उसे रिलेट करोगे कि किस तरीके से वो इवेंट इवेंचुअली सक्सेसफुल होता है, उसके पीछे क्या क्या हम लोग स्टेप्स फॉलो करते हैं. तो उसे आप थोड़ा कोरिलेट कीजिएगा. तो सॉफ्टवेयर प्लानिंग, प्रोजेक्ट प्लानिंग में हम एक प्रोजेक्ट को जब डेवलप करते रहते हैं, एक प्रोजेक्ट जब बनता है तो उसके टाइम हम लोग क्या क्या प्लान करते हैं उसके बारे में हम लोग स्टेप वाइज पढ़ेंगे. तो दैट इज व्हाट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग इज. इसमें मल्टीपल चीज रहती है, जैसे प्रोजेक्ट गोल क्या होता है, स्कोप ऑफ वर्क, जैसे हमारे बीटेक का क्या स्कोप है, कोई भी फील्ड सिलेक्ट करते हैं क्यों, तो इंजीनियरिंग का क्या स्कोप है, मेडिकल का क्या स्कोप है. तो वैसे ही वो प्रोजेक्ट जो हम बना रहे हैं उसका क्या स्कोप है, आगे वो क्या काम आएगा, क्या काम नहीं आएगा, उसमें क्या फीचर्स है, ये सब चीजें पता चलेगी. तो स्कोप तो आप जान ही रहे हो इंजीनियरिंग का.
ठीक है, तो वो एक बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, उस पे ना जाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कि कुछ की स्टेप्स जो हम कंसिडर करते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग के टाइम। फर्स्ट वन इज डिफाइंड प्रोजेक्ट गोल्स, कि हमारे एक्चुअल गोल्स क्या है। हम क्या उस सॉफ्टवेयर को अगर हम बना रहे हैं, उस प्रोजेक्ट को हम बना रहे हैं, तो हमारा मोटो क्या है उसे बनाने का। तो क्लियरली द पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्लियरली स्टेट, बेसिकली आर्टिकुलेट, मतलब इसका मतलब इतना भारी वर्ड लिखने से अच्छा आप ये समझ सकते हो, दिस स्टेट द पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द सॉफ्टवेयर। ठीक है, कि क्या पर्पस है उसका। तो पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव मेन पॉइंट। ठीक है, एंड दिस इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम द सॉफ्टवेयर विल सॉल्व, डिजायर्ड आउटकम्स एंड एनी कॉन्स्टेंट्स और लिमिटेशंस। ओके, तो गोल्स के साथ साथ ये क्या बता रहा है कि ये कहाँ काम आएगा। काम आएगा तो क्या चीजें सॉल्व करेगा, एंड इसका हमारा आउटकम हमें इससे क्या मिल रहा है, और इसमें लिमिटेशंस क्या क्या है, प्रोज एंड कॉन्स। नेक्स्ट, स्कोप डेफिनेशन, वही स्कोप जो बताया। डिटरमाइन द बाउंड्रीज एंड एक्सटेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, डिफाइन फीचर्स फंक्शनैलिटीज इंक्लूडेड इन द सॉफ्टवेयर, व्हाट विल बी एक्सक्लूडेड। तो स्कोप में क्या क्या आता है कि इसका फ्यूचर स्कोप जैसे हम बोलते हैं, आगे बढ़कर क्या होगा, इसमें क्या फीचर्स हैं, क्या फीचर्स नहीं है। इंक्लूडेड मतलब क्या है, एक्सक्लूडेड मतलब क्या नहीं है। ओके, और हम लोग इससे क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कि हम लोग इसमें क्या क्या और ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये चीजें स्कोप में आएगी। नेक्स्ट, अगर हम बात करें resources estimation. Now first of all, what do you understand by resources मतलब documents, जहाँ प्राइमरी चीजें हम लोग क्या क्या यूज करेंगे, टेस्टर्स, डिजाइनर्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हमको क्या क्या लगेगा एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तो उन सब चीजों को रिसोर्सेज बोलते हैं। तो इसमें हम लोग एक एस्टिमेशन कैलकुलेट करते हैं कि हमें सॉफ्टवेयर में क्या क्या लग सकता है, डेटाबेस हो गया, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कुछ भी। ओके, तो ये सब रिसोर्सेज हम लोग को क्या क्या लग सकती है, तो हम उसका एक बेसिक एस्टिमेट बनाते हैं जो हमें रिक्वायर्ड रहेगा प्रोजेक्ट के लिए। सो दैट इज रिसोर्स एस्टिमेशन। ठीक है, अवेलेबिलिटी एंड स्किल्स ऑफ द टीम मेंबर्स, जैसे हम एक टीम बनाते तो हर एक जन को क्या आता है, जैसे 5 लोग की टीम है, एक को सी आता है, C++ आता है, एक बैक एंड में अच्छा है, एक फ्रंट एंड में अच्छा है। ठीक है, एक डिजाइनिंग में अच्छा होगा, एक ग्राफिकल में अच्छा होगा। ठीक है, तो इन सबको हम लोग एक्यूमुलेट करके हर एक की स्किल्स देखेंगे और एस्टिमेट करेंगे कि ये ह्यूमन रिसोर्स के अंदर आ गया, कि क्या क्या अच्छा है हमारे पास। तो उसका हम लोग बेसिक एस्टिमेट करते हैं। नाउ टाइमलाइन एंड शेड्यूलिंग। सो ऑब्वियसली कोई भी एक प्रोजेक्ट बनाते टाइम आप उसे अरसों तक तो नहीं बना सकते। बहुत सारी जगह होता है कि अरसों तक बनाते रहते हैं, बट टाइमलाइन एंड शेड्यूलिंग, तो डेवलप अ प्रोजेक्ट शेड्यूल दैट आउटलाइंस द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज, milestones and their estimated durations. Identify critical paths and dependence to ensure timely completion. Account for any known risk and uncertain that could affect the schedule. Just imagine कि किसी का बर्थडे है, that is on 25th of June, 25th of June, ठीक है, and today is 21st of June। तो आप लोग 4 दिन के लिए आप उसकी प्रॉपर प्लानिंग करोगे। आप ऐसा तो, और 24 तक यू विल मेक श्योर, 25th तक यू विल मेक श्योर कि वो पूरी प्रिपरेशंस कंप्लीट है। एक बार उसे वर्क करके देखोगे, एक बार रफ स्केच करोगे कि कैसे इवेंट्स कैसे जाएगा, तभी 26 को वो होगा। सिमिलर वे में हमारे पास एक टाइम शेड्यूल रहता है कि कौन से टाइम पे क्या चीजें कंप्लीट होनी चाहिए। टाइमली कंप्लीशन, एक एस्टिमेटेड ड्यूरेशन की कब से कब तक हमारे पास ये प्रोजेक्ट, रफ स्केच होना चाहिए कि कौन सा पार्ट कब तक कंप्लीट होगा। ओके, तो ये क्या हो जाता है, एक डेडलाइन रहती है ना, तो हम लोग एक प्रॉपर एक पाथ बनाते हैं कि कैसे वो कब टू कौन सा हम जर्नी लेंगे, कौन सी हम चीजें यूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग टाइमली कंप्लीशन होता है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑब्वियसली डेडलाइन नहीं मिलेगी तो कभी कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं होगा। ठीक है, रिस्क असेसमेंट, रिस्क, हर चीज में रिस्क होता ही है। आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क दैट कुड इम्पैक्ट द प्रोजेक्ट सक्सेस एंड डेवलप अ रिस्क मैनेजमेंट प्लान। एक्स इज द प्रोबेबिलिटी, हम रिस्क मैनेजमेंट प्लान आगे पढ़ने वाले हैं। एंड इम्पैक्ट ऑफ ईच रिस्क एंड डिफाइन मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज टू मिनिमाइज द इफेक्ट्स। Regularly monitor and update the risk register throughout the project. ओके, तो कोई भी वर्क करते टाइम, कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप करते टाइम, कोई भी इवेंट के टाइम
क्या होते हैं, रिस्क आते हैं, रिस्क फैक्टर्स रहते हैं, तो हम लोग एक जगह पूरा नोट डाउन करेंगे। रिस्क असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट का मतलब एक जगह पूरा नोट डाउन करना, लिस्ट ऑफ, हम लोग पूरी एक लिस्ट बना लेंगे कि हमारे पास ये रिस्क है, ये रिस्क है, ये तीसरी रिस्क है। सो ये सब रिस्क हम लोग पूरा प्रॉपरली नोट डाउन करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग उसका प्लान करेंगे कि हम उस रिस्क को मैनेज कैसे करना है। सो दैट थिंग इज नोन एज रिस्क मैनेजमेंट प्लान। ओके, और क्या प्रोबेबिलिटीज है, कैसे इम्पैक्ट करेगा वो हमारे प्रोजेक्ट को, ये सब भी हम लोग नोट डाउन करेंगे कि वो कैसे इम्पैक्ट करेगा, किस चीज को इम्पैक्ट करेगा, ऑब्वियसली द सक्सेस ऑफ आवर प्रोजेक्ट। एंड हम उसे मिनिमाइज, किसी भी तरीके से मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो किसी भी जैसे कि अगर आप ये आंसर लिख रहे हो ना, तो आप लोग को मेन सबसे एक हेडिंग डालना है। ये आपको हेडिंग डालना है एंड उसके अंदर आपको 2 पॉइंट्स लिखने हैं। जैसे कि अगर मैं डिफाइन प्रोजेक्ट गोल्स की बात करूं, तो सबसे पहला क्या होगा कि हम लोग स्टेट करेंगे इसमें कि पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एंड दूसरा कि क्या क्या लिमिटेशंस, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है और इसका आउटकम क्या है, ये दूसरे पॉइंट में आएगा। तो सबसे पहले आपको एक मेन हेडिंग डालनी है, एक लाइन छोड़नी है, एंड देन फर्स्ट पॉइंट आएगा, एंड जैसे फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो उसके बाद सेकंड पॉइंट आएगा, एंड देन अगेन आपको लाइन छोड़नी है। तो जितना आप क्लियर लिखोगे, जितना आप साफ लिखोगे, तो जो चेकर रहेगा उसको अच्छा लगेगा कि प्रॉपर एकदम क्लियर लिखा है, पॉइंट्स हैं, एंड मेक श्योर कि आप अपने पॉइंट्स को अंडरलाइन करो। ओके, एंड हेडिंग्स प्रॉपरली क्लियरली डालना है। वो इफ यू डोंट रिमेम्बर एनीथिंग, जस्ट नोट डाउन वन मोर थिंग बिफोर आगे क्वेश्चंस के। आई नीड यू ऑल कि आप अपनी एक कॉपी के इसमें, अगर आप इसके अंदर का नहीं लिख रहे हो तो बस ये हेडिंग डालो, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग, एंड उसके अंदर ये जो हेडिंग्स है उसे एक बार नोट डाउन करते जाओ मेरे साथ साथ, और आपको जो भी समझ में आ रहा है अपने ओन वर्ड्स में साइड बाय साइड लिखते जाओ। जैसे मैंने रिस्क असेसमेंट बताया, तो उसमें आप लिस्ट आती है, आप लिस्ट बनाते हो, रिस्क की लिस्ट बनाते हो, सक्सेस होगा कि नहीं होगा, इसको आप लिखते जाते हो, उसको मैनेज करते हो अपने अकॉर्डिंग, उसके अंदर बुलेट पॉइंट्स बनाते जाओ। ठीक है, तो वो आपको ना क्लिक होगा जब आप रिवाइज करोगे, फिर से वीडियोस के नोट्स में जाओगे, नोट्स को पढ़ोगे, क्वेश्चन आंसरिंग जब आप एग्जाम में करोगे तो वो आपको जरूर याद आएगा। तो जल्दी से अपनी कॉपी लो और साइड बाय साइड बस हेडिंग ही लिखते जाओ, कुछ नहीं करना है तो। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, सो कम्युनिकेशन क्या होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, channels and collaboration mechanism among the team members, stakeholders, and other project participants. Ensure everyone has a clear understanding of the roles, responsibility, and expectation. So just imagine कोई event हो रहा है. So there will be a person who will be collecting the tickets. There will be a person responsible for the audience. There will be a person responsible for the music setup and everything. Right? तो उसी की तरीके से क्या है, हर एक टीम मेंबर को हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल उनको पता है, और उनको पता रहनी चाहिए कि उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो ये किस चीज की हेल्प से होता है, प्रॉपर कम्युनिकेशन की हेल्प से। यू मेक श्योर कि यू हैव मल्टीपल मीटिंग्स एंड आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो रोल्स को। सिमिलर वे में जब हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आप क्या करते हो, टीम मेंबर्स एंड स्टेक होल्डर्स एंड सबके बीच में एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है, एंड उनको पता चलता है, उनको पता चलता है इन प्रॉपर कम्युनिकेशन की हेल्प से कि एक्चुअल में प्रोजेक्ट किस चीज के बारे में है, एंड हम उनका रोल क्या है उस प्रोजेक्ट में, ताकि वो इफेक्टिव वे में, अगेन आई एम रिपीटिंग, एक इफेक्टिव वे में अपना रोल अकम्प्लिश करे। राइट, दिस सब्जेक्ट इज वेरी इजी, ट्रस्ट मी गाइज। आपको अच्छे से एक बार इसे थॉरली रीड करोगे, अंडरस्टैंड करोगे ना, सो इट इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट। बहुत थियोरेटिकल है, एंड आपको बस कोरिलेट करते जाना है, एंड ऑटोमेटिकली आपके पास आते जाएगा कि हम लोग को क्या लिखना है। ठीक है, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, डिफाइन द प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, रोल्स, रिपोर्टिंग लाइंस, असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीम मेंबर्स। सेम चीज है कि आप असाइन कर रहे हो रिस्पॉन्सिबिलिटी टीम मेंबर्स को, और अपना प्रोग्रेस बताते जा रहे हो। सी देयर इज ऑलवेज अ व्हाट, देयर इज अ पर्सन हु इज अ टीम लीडर। ठीक है, टीम लीडर रहता है, एंड क्या, जो उसके मल्टीपल अलग अलग है, जैसे ये लाइटिंग वाला है तो ये इन्हें आके बताएगा, स्टेज डेकोरेशन, एंड देन फूड एंड एवरीथिंग। तो ये अलग अलग पर्सन इनको आके रिपोर्ट करेंगे अपना प्रोग्रेस।
इश्यूज अगर कोई आ रहे हैं, फेस कर रहे हैं, तो वो आके रिपोर्ट करेंगे। अगर कोई डिसीजन बनाना जा रहे हैं तो सब लोग आके डिस्कस करेंगे कि क्या हम यहाँ पे ये वाले फ्लावर्स यूज होंगे क्या, खाने में वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है। सिमिलर वे में अगर हम कोई एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो फ्रंट एंड बैक एंड कैसा रहेगा, कौन सा आइकन कहाँ आएगा, कब आएगा, ये सब चीजें किस में पता चलेगी हमको, हमको पता चलेगी प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के टाइम पे, कि क्या स्ट्रक्चर रहेगा हमारे प्रोजेक्ट का, कौन कौन सी रोल्स लेगा, एंड प्रॉपर रिपोर्टिंग करते जाएंगे। नेक्स्ट, क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज को लेके। सो प्लान फॉर क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज सच एज टेस्टिंग, कोड रिव्यू, क्वालिटी चेक पॉइंट्स, define quality criteria and establish processes to ensure that the software meets the specified requirements. तो अगर हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हम प्रॉपरली टेस्टिंग करेंगे। अगर सॉफ्टवेयर कंप्लीट होता है तो उसके बाद टेस्ट किया जाता है कि क्या वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर हम कोड लिख रहे हैं तो उसको प्रॉपरली रिव्यू करेंगे एंड क्वालिटी चेक पॉइंट्स करेंगे। इसका मतलब क्या है कि हम ऑप्टिमाइज्ड है हमारा कोड की नहीं है, उसका टाइम कितना लग रहा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब चीजें हम लोग चेक करेंगे कि कितना कैसे उसका प्रोसेस होते जा रहे हैं, ये सब। और हमारा जो मेन टारगेट है हमारे किसका, हमारे प्रोजेक्ट का, तो क्या वो स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स अकम्प्लिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, तो मेक श्योर कि क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। सो क्वालिटी। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन इज नथिंग बट आप उसे अपने जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स हो गए, डिजाइन डॉक्यूमेंट्स, मैनुअल्स एंड टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, डिटरमाइन द डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग डिजाइन डॉक्यूमेंट, यूजर मैनुअल्स, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, एलोकेट टाइम एंड रिसोर्स फॉर क्रिएटिंग मेंटेनिंग देयर आर्टिकल्स। ओके, जस्ट इमेजिन आप कार के शोरूम में गए Hyundai के, एंड आपको कोई कार परचेज करनी है। ठीक है, तो आपको बोलेगा दिस इज द कार, आ जाओ, बैठ जाओ, चले जाओ, पैसे दो और चले जाओ। ऐसे तो नहीं होता। ओके, दे विल प्रोवाइड यू व्हाट, दे विल प्रोवाइड यू प्रॉपर एक डिटेल मैनुअल प्रोवाइड करेंगे, स्पेसिफिकेशंस रहेगी जिसमें कार की, कि कार में क्या क्या इंजन लगा है, क्या कलर है, क्या और क्या होता है। ओह नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे को कार के बारे में और नॉलेज है, डोंट जस्ट। ठीक है, ओके, एंड ऑल, मूविंग अहेड, तो सब कुछ स्पेसिफिकेशन डिटरमाइन रहेंगे कार की उसमें, उस यूजर के मैनुअल में, राइट। आपको डिटेल एक ब्रोशर मिलता है। तो उसी तरीके से डॉक्यूमेंटेशन में क्या होगा, अगर हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो हमारे सॉफ्टवेयर का क्या रोल है, क्या गोल फुलफिल करेगा, क्या क्या उसमें फीचर्स एडेड है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, उसके हम डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे एंड टाइम टू टाइम उसके रिसोर्सेज एलोकेट करते जाएंगे उसमें। और उसमें लाइक ऑब्वियसली वो अपडेट होते जाएगा, वो डॉक्यूमेंट क्या है, अपडेट होते जाएगा टाइम टू टाइम जब हम उसमें मॉडिफिकेशन करते जाएंगे, राइट। तो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, इम्प्लीमेंट मैकेनिज्म टू मॉनिटर प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, implement mechanism to monitor project progress, track actual versus planned performance, take corrective action if deviations, मतलब क्या बोल सकते हैं, errors बोल सकते हैं, एरर या इश्यूज, एरर या इशू अकर, रेगुलरली रिव्यू प्रोजेक्ट स्टेटस, एक्सेस रिस्क एंड मेक एडजस्टमेंट्स एज नीडेड। ओके, किसी भी चीज को मॉनिटर करना और कंट्रोल करना, उसमें क्या क्या आता है, मॉनिटर एंड कंट्रोल करने में क्या क्या आता है, कि आप क्या करते हो मॉनिटर एंड कंट्रोल में, कि आप प्रोग्रेस देखते हो, ट्रैक करते हो कि क्या क्या चीजें कैसी चल रही है, कौन रोल अपना फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे कोई भी हम टीम बनाए तो एक टीम लीडर होता है जो सबको मॉनिटर कर रहा है, ओके ये कर रहा है, सुपरविजन करना, बेसिकली हम सुपरवाइज करना बोल सकते हैं। ठीक है, अगर इशू आ रहा है तो वो उसे जाके वहां पे जाके सॉल्व करेगा, राइट। प्रॉपर करेक्टिव मेजर लेंगे, उसको सॉल्यूशन निकाल, करेक्टिव मेजर, करेक्टिव एक्शन का मतलब क्या होता है, उससे रिलेटेड कोई भी रिस्क या कोई भी एरर या कोई भी इशू से रिलेटेड क्या करना, एरर इशू इस सब से चीजों से रिलेटेड एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, करेक्टिव एक्शंस। ओके, क्लियर है। ठीक है, तो ये 10 पॉइंट्स है मिनिमम आपको, अगर ये 8 मार्क्स का आएगा तो 8 पॉइंट्स आपको लिखने विथ प्रॉपर हेडिंग, और हर हेडिंग के अंदर मिनिमम मिनिमम सब हेडिंग्स या सब पॉइंट्स बोल सकते हैं कितनी आनी चाहिए, 8 हेडिंग्स के अंदर
एक 8 हेडिंग्स के अंदर एटलीस्ट 2 पॉइंट्स आने चाहिए. ओके, एटलीस्ट 2 पॉइंट्स. ओके, next moving ahead to our next question, that is scope definition and project scope management. ये पूरा स्कोप से रिलेटेड रहेगा कि हमारे प्रोजेक्ट का क्या स्कोप रहेगा, उसके क्या फीचर्स रहेंगे, क्या नहीं रहेंगे, फ्यूचर में वो कहाँ काम आएगा, कहाँ हम लोग उसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, एंड ऑल इन सब चीजों से रिलेटेड रहेगा हमारा स्कोप, एक प्रोजेक्ट का स्कोप. स्कोप डेफिनेशन एंड प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट आर एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल. ठीक है, तो अगर आपके पास एक बहुत अच्छी चीज, एक बहुत अच्छी टिप बताती हूँ मैं आपको आंसर राइटिंग के टाइम पे, कि अगर अगर आप किसी भी जैसे स्कोप आया या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड प्लानिंग आया, तो आपको लिखना है कि ये बहुत ज्यादा क्रूशियल, इम्पोर्टेंट, एसेंशियल काम करता है किसमें, कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड. जैसे स्कोप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए या प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है, एसेंशियल है, राइट. एंड ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है. ये सब आप पॉइंट्स इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं. एंड ओके, सो स्कोप डेफिनेशन एंड प्लानिंग एस्पेक्ट्स ऑफ scope definition and project scope management are essential aspects of software project planning and control. They involve establishing and controlling the boundaries of the project, determining what is included and excluded, and ensuring that the project stays on track with its defined objectives. Let's take a closer look at what is it is and all. ओके, सो सबसे पहली बात स्कोप. स्कोप क्या होता है? स्कोप इज नॉट जस्ट कि फ्यूचर में वो कहाँ काम आएगा. आई जस्ट सेड अर्लियर कि क्या चीजें इंक्लूडेड रहेगी, क्या चीजें एक्सक्लूडेड रहेगी, कौन से फीचर्स उसमें रहेंगे, कौन से फीचर्स उसमें नहीं रहेंगे, कहाँ हम लोग क्या काम करेंगे उसमें. और इसमें जैसे सॉफ्टवेयर में जो हम पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो उसका जो टारगेटेड गोल है, अगर मैं बात करूं कि मेरा टारगेट एक पर्टिकुलर टारगेट है जिसमें एक्स वाई जेड चीजें आती है, राइट. तो आई डोंट वांट कि उस एक्स वाई जेड के अलावा आई मूव अवे फ्रॉम माय गोल, कि कहीं और मैं पी के बारे में बात कर रही हूँ, क्यू फीचर एड ऑन कर रही हूँ जहाँ पे वो विच इज नॉट इवन नीडेड. ठीक है, तो एक प्रॉपर ट्रैक पे रहे, वो ट्रैक मेंटेन करने के लिए हम स्कोप को डिफाइन करते हैं प्रॉपरली, ताकि हमारा प्रोजेक्ट जो है प्रॉपर ऑब्जेक्टिव के साथ चले एंड उसी में लिमिटेड रहे. ओके, तो सबसे पहला आता है हमारा स्कोप डेफिनेशन. स्कोप डेफिनेशन में हमारे 5 पॉइंट्स है. okay, which are major points of scope definition. That is, first, identify project objective. Obviously, अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा कि हम लोग किस चीज के बारे में बना रहे हैं, राइट. अगर आप किसी की सेफ्टी एसओएस ऐप बना रहे हो, तो आप देखोगे कि हम लोग किसको टारगेट कर रहे हैं, उसमें इमरजेंसी बटन है कि नहीं. अगर आप ग्रोसरी मार्केटिंग से रिलेटेड अगर आप बना रहे हो, तो कौन सी ग्रोसरीज उसमें आएगी, कहाँ हम मार्केट करेंगे, कौन से एरिया को मार्केट करेंगे. तो आप बेसिकली अपना ऑब्जेक्टिव फुलफिल करोगे ना, ऑब्जेक्टिव नोट डाउन करोगे कि कौन से क्या उसके गोल्स है और उसका ऑब्जेक्टिव है हमारे प्रोजेक्ट का, या वो सेफ्टी से रिलेटेड है, या ग्रोसरी से रिलेटेड है, मार्केटिंग से रिलेटेड है, किस चीज से रिलेटेड है हमारा सॉफ्टवेयर, वो आप पहले सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे, राइट. गैदर रिक्वायरमेंट्स, engage stakeholders to gather functional and non-functional requirements of the project. This involves understanding user needs, business processes, system behavior that the software should fulfill. ओके, सो अगर हम लोग को कोई भी हम सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हैं, सो यू विल नीड व्हाट, कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, किसकी, सॉफ्टवेयर डेवलपर की नीड, किसकी, यूजर जो यूज करेगा उसकी क्या नीड्स है. अगर किसी बिजनेस एस्टैब्लिश, जैसे अमेजोन का ऐप हो गया, तो उनको क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसके अकॉर्डिंग डेवलपर डेवलप करेगा बिजनेस के अकॉर्डिंग. एंड जो हमारा सिस्टम जिस तरीके से बिहेव करेगा, वो प्रॉपर बिहेवियर जो हमारा मेन टारगेट है उसे फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब चीजें हमें देखनी पड़ेगी. तो वो सब किस में आता है, गैदर रिक्वायरमेंट्स में. अब प्रायोरिटाइज इन रिक्वायरमेंट्स आएगा. प्रायोरिटाइज इन रिक्वायरमेंट्स में क्या होगा, एनालाइज एंड प्रायोरिटाइज द requirements based on their importance, urgency, and impact on the project success. This helps making informed decisions and managing scope changes. Okay, so there is always a priority based um, planning happening while we are making a project.
राइट? जैसे कि जो हमारे मेन फीचर्स रहेंगे, कोई भी इसके मेन फीचर्स की नहीं, ये बेसिक फीचर्स है, एकदम बेसिक फीचर्स है जो कंपलसरीली हमको ऐड करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे। देन फर्दर जो उनके सब फीचर्स रहेंगे जो उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम उसे बाद में देखेंगे, राइट? तो वो सब एनालाइज एंड उनको उसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटाइज करना चीजों को, ताकि हम लोग को अर्जेंसी मतलब कौन सी ज्यादा अर्जेंट है और वो प्रोजेक्ट के सक्सेस में कैसे क्या इम्पैक्ट करता है, वो सब रिक्वायरमेंट्स उसके अकॉर्डिंग हम लोग को एक लिस्ट बना लेंगे, राइट? ये किस चीज में काम आता है? डिसीजन मेकिंग में भी काम आता है। डिफाइन प्रोजेक्ट बाउंड्रीज, डिटरमाइन व्हाट इज विद इन द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट एंड व्हाट इज एक्सक्लूडेड, document the boundaries and communicate them to the stakeholders to manage their expectation। प्रोजेक्ट की बाउंड्रीज बनाना बहुत बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है, नहीं तो वंस अगेन जो ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया ऑब्जेक्टिव के बाहर चले जाता है। इफ अगर हम लोग बर्थडे पार्टी अगर हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है, वील टॉक अबाउट केक डेकोरेशन, हम वहाँ पे वेडिंग प्लानिंग तो नहीं ऐड कर सकते ना, ठीक है, या फिर एक्स्ट्रा चीजें नहीं डाल सकते। तो हम लोग को अपने ऑब्जेक्टिव मेन ऑब्जेक्टिव से बाहर नहीं जाना है, अपन को मेन बाउंड्री के अंदर ही रहना है। जो हमारी गोल्स है, टारगेट है, वो जो हमारी बाउंड्री बनी है उसके अंदर में ही रह के हमको बात करनी है। नेक्स्ट, क्रिएट अ ब्रेक वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर, जो हम हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। क्रिएट अ वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर, ब्रेक डाउन द प्रोजेक्ट इनटू स्मॉलर एंड मैनेजेबल कंपोनेंट्स। The WBS helps visualize the project scope hierarchy and aids to estimate resources and timelines। Okay, तो एक प्रोजेक्ट बनाना बहुत कॉम्प्लेक्स काम हो जाता है, राइट? क्योंकि इसमें फ्रंट एंड, बैक एंड, इंटरफेस, ग्राफिक्स और भी मल्टीपल चीजें रहती है, रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, रिसोर्सेज, ये सब चीजें रहती है। एंड एक पर्सन के लिए फुलफिल करना ऑब्वियसली हार्ड हो जाएगा। एंड अदर देन दैट, अगर हम इसे ब्रेक भी करें, अगर हम इसे ब्रेक करें तो हम इसे स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, ताकि जैसे 5 टीम्स में अगर एक टीम बना रही है एक ही प्रोजेक्ट को, एंड वो पूरी टीम रिस्पॉन्सिबल है फ्रंट एंड, बैक एंड, रिक्वायरमेंट्स, इंटरफेस के लिए, तो बहुत हेक्टिक हो जाता है। बट वही अगर हम इसे 5 टीम्स में डिवाइड कर दे, रोल्स डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तो वो बहुत मैनेजेबल हो जाता है। और जो भी हमारे कंपोनेंट्स है वो प्रॉपरली एफिशिएंटली बनते हैं, ठीक है। ये सब भी हायरार्की में डिवाइडेड रहता है, ओके। और टाइम टू टाइम कंप्लीशन होता है, और हम लोग एक टाइमलाइन बना सकते हैं कि कौन सी चीजें कब फुलफिल होगी। तो ये प्रोजेक्ट का ब्रेक डाउन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। नाउ, प्रोजेक्ट स्कोप एंड मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट स्कोप को हम कैसे मैनेज करेंगे वो हम देखेंगे। स्कोप वेरिफिकेशन, ensure that the project scope is well defined and agreed upon by all the stakeholders. This involves obtaining formal acceptance and sign off by us and sign off on this project statement। ओके, सो जैसे हम स्कोप डिफाइन कर रहे हैं, डिफाइन करने के बाद हम उसे वेरीफाई कराना पड़ेगा। जो हम डेवलपर जो बना रहा है वो कौन वेरीफाई करेगा? जो अगर कोई भी बिजनेस आता है एंड दे से कि हमें इससे रिलेटेड ऐप बनाना है, तो अगर हम कोई एक आउटलाइन देते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर ऐसा रहेगा, तो बिफोर मेकिंग द डिसीजन ऑफ कंटिन्यूइंग विद द प्लानिंग, यू नीड टू मेक श्योर कि आप जो बिजनेस पर्सन है आप उससे डील करो कि हाँ, आर यू अप्रूविंग ऑफ दिस? अगर जो हम ये आउटलाइन आपको दे रहे हैं, सो प्लीज गिव अस अ एक्सेप्टेंस कि हाँ आपको ये सही लगा है, तो हम उसकी फर्दर कोडिंग करेंगे एंड एवरीथिंग करेंगे, फर्दर उस डिसीजन के साथ आगे बढ़ेंगे। तो बिफोर दैट आपको एक फॉर्मल एक्सेप्टेंस लगता है, एक साइन ऑफ लगता है स्टेटमेंट के ऊपर। ओके, स्कोप चेंज कंट्रोल, एस्टैब्लिश अ प्रोसेस फॉर मेकिंग स्कोप चेंजेस, for managing scope changes throughout the project, evaluate change requests, assess their impact on the project objective, timeline, and resources, and make informed decision on whether to approve or reject the changes। Okay, अगर आप कोई भी ऑब्जेक्टिव लेके चलते हो, किसी भी प्रोजेक्ट का कोई भी टारगेट लेके चलते हो, तो आप एक पहले एक नॉर्मल आउटलाइन बनाते हो, आइडेंटिफाई करते हो कि क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स है, क्या टारगेट है, कहाँ ये प्रोजेक्ट जाएगा। पर नाउ जब आप उसे बनाते रहते हो इन द साइकिल ऑफ मेकिंग, जब वो एक साइकिल चलते रहती है कि प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की, जब साइकिल चलते रहती है, तो आप अलग अलग इश्यूज देखते हो, अलग अलग चेंजेस देखते हो, मॉडिफिकेशन करते हो। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो? मॉडिफाई करते हो, चेंजेस लाते हो अपने किसमें, स्कोप में।
तो ये स्कोप में चेंज रहता है ये, पर वो एक कंट्रोल्ड मैनर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर एक स्टेप में आप जब भी आप कोई भी डिसीजन लेते हो तो आप स्कोप बदल रहे हो। एक प्रॉपर अप्रूवल एंड रिजेक्शन के साथ चेंजेस के ऊपर। जरूरी नहीं है जो आप चेंजेस करना चाहो हमेशा अप्रूव्ड हो। Next, configuration management. Implementation mechanism to track and manage changes to project deliverable requirements, baselines, use control and documentation practice to change for the properly authorized, tracked and communicated. Okay, so as you manage and track what are the changes being made in the project, जो जो changes हम कर रहे हैं project में, eventually वो proper deliver हो रही है, and उसके according हम requirements देखेंगे कि उस change के according हमको क्या क्या requirements लगेगी। कंट्रोल एंड डॉक्यूमेंट द प्रैक्टिसेस टू इंश्योर द चेंजेस। तो हम जो भी हम चीजें हम लोग चेंजेस कर रहे हैं हम उसे डॉक्यूमेंटेशन करेंगे उसका प्रॉपर, एंड उसको प्रॉपर ट्रैक हम रखेंगे। नेक्स्ट स्कोप कम्युनिकेशन रहेगा कि हम स्कोप का रेगुलरली कम्युनिकेट द प्रोजेक्ट स्कोप एंड एनी चेंजेस टू ऑल द स्टेक होल्डर्स, कीप देम, दिस इज रिलेटेड टू स्कोप चेंज कंट्रोल, informed proper boundaries, objective progress. ओके, सो स्कोप कम्युनिकेशन में बेसिकली क्या होगा कि अगर आप कोई भी चेंजेस कर रहे हो तो आप उसे जाके अपने अबव अथॉरिटीज को बताओगे, अप्रूवल लोगे, राइट। कोई भी जो भी हमें इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हैं उसको आगे बढ़ाने से पहले हम लोग एक बार क्रॉस वेरीफाई करेंगे, राइट। और वो कहाँ कहाँ क्या क्या इम्पैक्ट डाल रहा है हमारे प्रोजेक्ट में वो भी हम उन्हें रिपोर्ट करके बताएंगे। And again, scope control, monitor and control the project scope throughout its lifestyle, track progress against the defined scope, identify and address scope creep, and take corrective actions to keep the project on track. Okay, once again वही हो रहा है कि प्रोजेक्ट स्कोप के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो लाइफ स्टाइल उसका कैसा होगा, लाइफ साइकिल उसका कैसा होगा, हम उसको प्रॉपर जब ट्रैक करते जाएंगे प्रोजेक्ट को तो उसमें क्या क्या चीजें आएगी, क्या क्या चीजें नहीं आएगी, क्या प्रोग्रेस है हमारे स्कोप का, जो हम लोग स्कोप कर रहे हैं, तो उसे हम लोग प्रॉपर आइडेंटिफाई करके डिफाइन करते जाएंगे एंड उसे रिवर्ट बैक करते जाएंगे। और अगर हमें कोई इश्यूज आ रहे हैं तो हम करेक्टिव एक्शंस मतलब उसका सॉल्यूशन बनाते जाएंगे और प्रॉपर ट्रैक रखते जाएंगे अपने प्रोजेक्ट का। ओके, विद दिस ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो इज वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। हम लोग को इसमें सबसे मेन पॉइंट क्या है जो याद रखना है, वर्क ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन का मतलब एक बड़े से चंक को आप ब्रेक डाउन कर रहे हो मल्टीपल स्मॉल स्मॉल चंक्स में। ऐसे आप चंक्स में ब्रेक डाउन करते हो तो इनको मैनेज करना, प्रॉपर टाइमली कंप्लीशन, अलग अलग मल्टीपल ह्यूमन रिसोर्सेज अलग अलग लोगों के लिए अलॉट होंगे अलग अलग प्रोजेक्ट रोल फुलफिलमेंट के लिए, तो उससे क्या होगा कि ये प्रोजेक्ट प्रॉपरली कंप्लीट हो पाएगा। तो अगर आप एक चीज को लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, एक ही जन को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की जगह उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो और अच्छे से फुलफिल होता है और अच्छे से सक्सेसफुल एक बहुत वो एक वर्ड रहता है ना, बहुत अच्छे वे में एफिशिएंट, यस, बहुत एफिशिएंट वे में वो फुलफिल होगा। वो एक पर्टिकुलर टास्क जो है, ये मल्टीपल टास्क बहुत एफिशिएंट वे में फुलफिल होंगे, बहुत एक्यूरेटली होंगे। तो इसलिए हम लोग वर्क को ब्रेक डाउन करते हैं। Work breakdown structure is a hierarchical decomposition of the project's work into smaller, manageable components called work packages. It is a visual representation. ये कैसा है? Visual representation that organizes and defines the project scope, tasks and deliverables. The WBS breakdowns the project into smaller, manageable parts. ये repeat हो गए. Okay, so सो सो वही चीज है यहाँ पे फिर से लिखी हुई है क्या कि हम लोग एक प्रोजेक्ट को क्या करते हैं, स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और हर एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हर एक पार्ट को हम बोलते हैं वर्क पैकेज। जो हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हर एक को क्या बोलते हैं, वर्क पैकेज। और इसको हम क्या करते हैं, WBS क्या है बेसिकली, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। विजुअल रिप्रेजेंटेशन किसका, कि हमारा प्रोजेक्ट स्कोप क्या होगा, टास्क क्या होगा, क्या क्या हम डिलीवरीज दे रहे हैं उस प्रोजेक्ट के थ्रू। ये सब चीजें हम लोग स्मॉलर पार्ट्स में करेंगे, मैनेजेबल पार्ट्स में करेंगे, वही
ठीक है, एंड प्रॉपर एस्टिमेशन देंगे चीजों का। नेक्स्ट इज हायरार्कियल स्ट्रक्चर। इसमें क्या क्या की पॉइंट्स हम देखेंगे। सबसे पहला है हायरार्कियल स्ट्रक्चर। हायरार्कियल स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या होता है, जैसे टीम लीडर, फिर उसके अंदर मैनेजर्स, मैनेजर्स के अंदर हर एक के 5-5 लोग रहेंगे जो उसको रिपोर्ट करेंगे एंड वो उसे रिवर्ट बैक करेगा लीडर को। सो एक हायरार्की चलते हुए आएगी, हायरार्की स्ट्रक्चर वेयर द project is divided into progressively smaller and more detailed components. The top layer represents the entire project. Each subsequent level breaks down the work into more specific elements. ओके सो जैसे मैंने एक टीम लीडर, मैनेजर एंड उसके सबऑर्डिनेट्स के बारे में एग्जांपल दिया, उसी को आप रिलेट करो कि टीम लीडर इज द कंप्लीट प्रोजेक्ट। पूरा प्रोजेक्ट वो हैंडल कर रहा है या फिर वो एनालाइज करके एनालाइज उनके पास है पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट। टीम मैनेजर इज उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, फ्रंट एंड, बैक एंड, इंटरफेस। एंड देन ये मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स को देगा, जो 10 to 15 लोगों की टीम रहेगी, जो डिफाइन करेगी और प्रोजेक्ट को और ब्रेक डाउन करेगी स्मॉलर पार्ट्स में। ठीक है, तो प्रोग्रेसिवली क्या हो रहा है, स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो रहा है, और पार्ट्स में और पार्ट्स में और स्मॉलर स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो रहा है हमारे प्रोजेक्ट का। ठीक है, और स्पेसिफाइड डिटेल्ड वर्जन देते जा रहे हैं हम लोग इसका। हायरार्की जैसे नीचे डाउन होते जाएगी उतनी डिटेलिंग बढ़ते जाएगी किसी भी इसकी। ओके, नेक्स्ट डिलीवरी ओरिएंटेशन। द डब्ल्यूबीएस इज डिलीवरेबल oriented, deliverable oriented, meaning that each component represents a deliverable or an output. क्या याद रखना है, मेन पॉइंट इसका क्या है आपका, मेन पॉइंट इज द आउटपुट। कि अगर हम डिलीवरेबल ओरिएंटेड बोल रहे हैं तो इसका आउटपुट क्या है। हर एक जन जो हम छोटे छोटे चंक्स में ये वर्क पैकेज क्या आउटपुट दे रही है यहाँ पे डिफाइन होगा। इट फोकसेस ऑन व्हाट rather than the how of the project, ensuring that all the project deliverables are accounted for. Okay, तो कैसे होगा करने की जगह क्या होगा, क्या क्या होगा, क्या आउटपुट मिलेगा, वो उस पे टारगेट करता है। कैसे होगा, कैसे कोड करेंगे, कैसे हम लोग ग्राफिक्स करेंगे, ये सब नहीं। क्या क्या होगा, क्या क्या चीजें अलॉट होगी, उस पे फोकस करता है कौन, डिलीवरेबल ओरिएंटेड। और हमको क्या आउटपुट मिलेगा उसका, उस पे डिलीवरेबल ओरिएंटेड फोकस करेगा। नेक्स्ट डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन से क्या समझते हो, टूटना किसी भी चीज का। तो डिकम्पोजिशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द प्रोजेक्ट इनटू स्मॉलर, बैटरी चली गई, हाँ, इनटू स्मॉलर एंड मोर मैनेजेबल पीसेस। Each level of the WBS represents a level of decomposition until the work packages are reached, which are the smaller components of the WBS. Okay, so decomposition का मतलब वही है कि आप एक प्रोजेक्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिकम्पोज कर रहे हो, हर एक को प्रॉपरली मैनेज कर पा रहे हो क्योंकि वो स्मॉल पार्ट्स में है। एंड ये रिप्रेजेंट करता है कि वर्क पैकेजेस जो है क्या वो हमें मिले, और मिलने के बाद उसका क्या स्कोप है, और उन सबको मैनेज करना। जस्ट अ सेकेंड, इनकमिंग कॉल, मेरा कॉल आया। ओके, नेक्स्ट डिकम्पोजिशन में ब्रेकडाउन होगा। ओके, 100% रूल, ये तो याद ही रहेगा। 100% रूल, 100% rule states that the WBS should encompass all project work, leaving no work unaccounted for. This ensures that the entire project scope is covered by the WBS components. 100% rule मतलब कि हाँ, हमारा 99 भी नहीं, 100% जो हमारा टारगेट था वो फुलफिल हो रहा है। जो हम लोगों ने टारगेट लिया था वो कंप्लीट हो रहा है, हर एक चीज, ईच एंड एवरी थिंग जो हम लोग एज एन ऑब्जेक्टिव लेके लिए थे, वर्क हमारा जो है वो कैसा है, कंप्लीट है। ऐसे मेरे को दिन भर कॉल नहीं आते, दिन भर कोई कॉल नहीं करता, अभी कॉल आना है। ठीक है, तो या 100% रूल क्या है कि टारगेट ईच एंड एवरीथिंग वर्क, कि हर एक जो हमारा टारगेट है वो पूरा 100 एंड कंप्लीट फुलफिल हुआ है हमारा टारगेट। नेक्स्ट, tangible and verified components. WBS components should be tangible and verified.
Each work package should represent a clearly identifiable piece of work that can be completed and verified. Tangible and verified components मतलब कि अगर हम छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हर एक पार्ट क्या क्या फुलफिल कर रहा है और कैसे फुलफिल कर रहा है हम लोग को रिप्रेजेंट करना है, प्रॉपर उसका हमें रिपोर्ट बैक करना है। रिपोर्ट बैक करोगे तभी तो वो वेरीफाई होगा, ठीक है। और वो क्या उसे कंप्लीट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है वो हमको बताना है। हर एक जन क्या क्या चीजें कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल्स हम लोग को वो डिफाइन करना है, दैट इज वेरी tangible and verified components. Mutually exclusive and collectively exhaustive. The WBS component should be mutually exclusive, meaning that there should be no overlap between them, and collectively exhaustible, meaning that together they cover the entire project scope. Okay, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बोल सकते हैं, और एक क्या, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कंप्लीट, हर एक जन को जो रोल प्रोवाइड कर रहा है कहीं पे भी वो ओवरलैप नहीं कर रहा है, कोई भी एक ही काम को डबल तो नहीं कर रहा है। ये चीज हम लोग कहाँ देखेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में। एंड अदर देन दैट कलेक्टिव एक्सोसिएबल मतलब कि हम लोग पूरा जो हमारा टारगेट है वो कहीं छूट तो नहीं रहा है, कोई काम छूट तो नहीं रहा है, वो हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट, numbering system. Numbering system matlab each component of the WBS is typically assigned a unique identifier using a numbering system. This helps in organizing the and referencing the components, making it easier to navigate and communicate. Roll number, जैसे कि एक क्लासरूम में रोल नंबर एलोकेट होता है हर एक स्टूडेंट को, ताकि अगर जैसे कोई, और वो भी हम अल्फाबेटिकल वे में रोल नंबर अलॉट करते हैं। तो अगर हमें किसी पर्सन को एक्सेस करना है उसके उसके रोल से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट में, तो हम उसके पास जाएंगे, हम बोलेंगे कि रोल नंबर 37 आप इधर आइए, मेरा था 37, रोल नंबर 37 गीतिका मलेवार, आपका ये रोल है, आप ये फुलफिल कीजिए, आपने किया है कि नहीं। हम उसे प्रॉपरली एक जगह करेंगे तो क्या होगा, एक्सेस करने में आसानी होगी उस चीज को, नेविगेट करना मतलब एक्सेस करना उसे, मेरे पास कम्युनिकेट करना वो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, रेफरेंस लेना, रेफरेंसिंग बेसिकली, राइट। WBS dictionary, the WBS dictionary provides additional information about each component in the WBS. डिक्शनरी आ गई, it includes detail as the description, responsibility parties, milestone, dependency, resources required and estimation duration. ठीक है, so dictionary is nothing but कि आप एक जगह सभी अलग अलग चीजों को डिफाइन कर रहे हो, एडिशनल एडिशनली डिफाइन कर रहे हो हर एक कंपोनेंट, ईच एंड एवरी कंपोनेंट को आप डिफाइन कर रहे हो। जैसे क्या डिस्क्रिप्शन देना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, माइलस्टोन क्या है, हम क्या रिसोर्स ले रहे हैं, कौन से रिसोर्स नहीं ले रहे हैं, हम किस चीज में डिपेंडेंट है, हम किसी चीज में डिपेंडेंट नहीं है, ये सब एक सॉफ्टवेयर में जो जो लगेगा क्या नहीं लगेगा, उसका एक एस्टिमेट हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ही जगह को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, स्टोर करके रख रहे हैं, किसमें, WBS की हमारी डिक्शनरी में। ठीक है, now we are moving to the end of our video, that is the benefits of using WBS. कौन सा कलर यूज नहीं किया, ब्लू। इम्प्रूव प्रोजेक्ट प्लानिंग, सो द WBS हेल्प्स इन, क्या इसके बेनिफिट्स क्या क्या है WBS के, प्रोजेक्ट प्लानिंग को इम्प्रूव करता है ऑब्वियसली, कि हम बेटर प्लान कर सके, बेटर एस्टिमेट कर सके, रिसोर्स जो हमें लगेंगी क्या नहीं लगेंगी, जो हम टास्क कर रहे हैं वो प्रॉपरली और अच्छे से मैनेज हो रहा है। सबसे बेस्ट चीज जो होती है ना WBS में वो है ब्रेक डाउन करके प्रॉपर चीजों को मैनेज करना, ताकि वो बहुत अच्छे से फुलफिल हो सके, सक्सेसफुल हमारा प्रोजेक्ट बने। एनहांस्ड कम्युनिकेशन, ठीक है, अगर आप एक भीड़ में हो, 100 लोग एक ही रूम में हैं, तो क्या एक पर्सन एक ही रूम में है जो है वो फोर्थ पर्सन से कम्युनिकेट कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। बट वही अगर आप उन्हें चंक्स में डिवाइड कर दो, उसी रूम में आप डिवाइड कर दो कि बैक एंड टीम उस तरफ रहेगी, फ्रंट एंड टीम इस तरफ रहेगी, एक चंक, और हर एक के ऊपर होर्डिंग लगा दो, ठीक है, शेल्फ लगा दो, तो एक आपको वहां पे होर्डिंग है कि हमें वहां जाना है, तो बेसिकली प्रॉपर कम्युनिकेशन हो पाएगा आपस में, अगर आप बहुत अच्छे से डिफाइन कर दोगे, क्योंकि हायरार्किकल फॉर्म में पूरा स्ट्रक्चर रहता है, राइट।
अंडरस्टैंडिंग एंड अमंग द टीम मेंबर्स के बहुत बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लाइक 100 लोग आपस में एक साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाओगे, पर 10 ग्रुप में 10 ग्रुप्स में डिवाइड करोगे तो वो 10 लोग आपस में कम्युनिकेट करके आपस टीम्स में कम्युनिकेट करना ज्यादा ईजी हो पाएगा। क्लियर स्कोप डेफिनेशन कर पाओगे इसके कारण कि हम लोग जो डिलीवर कर रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट को, तो वो क्या हम प्रॉपरली डिफाइन हो रहा है, उसका अकाउंट रखना वो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। और रिस्क जो रहेगी स्कोप से रिलेटेड वो हम लोग मैनेज कर सकते हैं और उसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो स्कोप जो रहेगा हमारे प्रोजेक्ट का वो क्लियरली डिफाइंड रहेगा। प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोलिंग मतलब द डब्ल्यूबीएस प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग। मॉनिटर एंड कंट्रोल करना, जो भी हम ऊपर देखे तो वो जो ऊपर पॉइंट्स लिखे हैं ना, उसके जो बेनिफिट्स रहेंगे उसी को आप डिफाइन कर देना, राइट, आंसर राइटिंग के टाइम पे। बेसिक फॉर शेड्यूलिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन, द डब्ल्यूबीएस फॉर्म्स द बेसिक एंड क्रिएटिव प्रोजेक्ट शेड्यूल एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू स्पेसिफिक टास्क, यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। तो हम लोग जो शेड्यूल करेंगे चीजों को एक प्रोजेक्ट बनाते टाइम, तो जब हम शेड्यूलिंग करेंगे तो हर एक जन को जो रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करेंगे, जो टास्क है वो फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो देखेंगे, टाइम से चीजें हो रही है एंड रिसोर्सेज प्रॉपर यूटिलाइज हो रहे हैं उसको हम लोग मेक श्योर करेंगे, तो वो इस चीज पॉइंट के अंडर आएगा। Okay, so with this, I complete the main three important questions of Unit 3 of SCPM, right? नेक्स्ट पार्ट यूनिट 3 का नेक्स्ट एक पार्ट 2 आएगा जिसमें नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस डिस्कस होंगे। आई होप आपको ये 3 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एंड अगर आपको समझ में आए तो आप अपने फ्रेंड्स को भी समझाइए, किसकी हेल्प से, मेरी हेल्प से, इस वीडियो को फॉरवर्ड करके। एंड सब्सक्राइब, अभी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो अगर कोई डाउट होता है। नोट्स यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रही हूँ, उसे रीड कीजिए एंड फर्दर अपने भी नोट्स बनाइए। एंड मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।